अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 में आज हम लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इस सवाल को वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहें तो ये गलत नहीं होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सवाल है, क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और पेपर में कई बार इसमें से ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बातें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम एटोमोलॉजी देखेंगे, यानी कि इसको नाम कैसे दिया गया। बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक ग्रीक वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रियोन, वहाँ से अराइज हुआ है, जिसका मतलब है माइटोज मतलब थ्रेड लाइक, धागे नुमा चीज, और कॉन्ड्रियोन, कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रैन्यूल लाइक, दाने नुमा चीज, ग्रैन्यूल्स। तो इसलिए इसको ओवरऑल नाम दिया गया ग्रेन लाइक, यानी कि दाने नुमा कोई चीज है, दाने नुमा चीज है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी ऑर्गेनेलिज है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट में ये होती नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है एनर्जी को बनाना, यानी कि एटीपी को बनाना और सप्लाई करना, और आगे इसको क्या करना है, जिस्म के हिस्सों को उन सेल को पहुंचाना जिनकी डिमांड है। दे आर नोन एज द पावर हाउस, इसलिए इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, सेल को पावर देना, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि सेल अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। तो पावर हाउस ऑफ सेल आगे भी हम फंक्शन में भी डिस्कस करेंगे इसको। तो थोड़ी सी इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवरी क्या है? अल्टमैन एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले 1890 में इसको डिस्कवर किया। इसने माइटोकॉन्ड्रिया को जो नाम दिया था उसने कहा था बायोब्लास्ट। ये बायोब्लास्ट है। बायोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि इनिशिएशन ऑफ लाइफ, इनिशिएशन ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी के लिए जरूरी है, जिंदगी को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को एक और साइंटिस्ट, उसने जो नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, वो बेंडर एक साइंटिस्ट है, उसने बेसिकली इसे कहा कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। इन 1897 के अंदर उसने इसको नाम दिया बेंडा। ये थोड़ी सी डिस्कवरी है, आपसे शेयर की, आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मैंने थोड़ी सी शेयर कर दी आपके लिए। उसके बाद उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं थी। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब इसको देखा जाता था तो ये रॉड लाइक, फिलामेंट की तरह, स्पाइरल शेप, स्पेरिकल शेप, इलोंगेटेड, कप शेप, यानी कभी ये इस तरह नजर आते थे, कभी ये इस तरह नजर आते थे, कभी ये इलोंगेटेड नजर आते थे, कभी ये स्पाइरल नजर आते थे, मुख्तलिफ, यानी कि कभी कप शेप नजर आते थे। तो मुख्तलिफ शेप्स इनकी नजर आती थी, जिनके अंदर मेम्ब्रेन्स नजर आती थी। इस तरह तो कोई मेम्ब्रेन है इसके अंदर, लेकिन वाज़ेह तौर पर कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम इसको इस तरह लिख दें, एक्टिव सेल को फिजियोलॉजिकल, एक्टिव या फिजियोलॉजिकल रोल देखें, दे आर यूजुअली लार्ज इन एक्टिव सेल। अब ये उन सेल्स में ज्यादा होते हैं जिनका काम ज्यादा होता है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, जिनको एनर्जी की ज्यादा डिमांड होती है, जैसे ब्रेन सेल, मसल सेल, तो इनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, उनकी डिमांड के मुताबिक, एटीपी कितनी डिमांड है उसके मुताबिक ये सेल में मुख्तलिफ तौर पर पाए जाते हैं। साइज आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन जस्ट मैंने आपको मेंशन किया है। लेंथ इनकी 1.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर होती है और विड्थ इनकी 2.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर, बट देयर डायमीटर नेवर एक्सीड 1 माइक्रोमीटर। लेकिन इनका डायमीटर जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा नहीं होता। नंबर्स देख लेते हैं, तादाद, ये कितनी तादाद में होते हैं एक सेल के अंदर। देयर नंबर वेरीज कंसाइडरेबली एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेल। अब इनकी तादाद जो होती है ना वो मुख्तलिफ होती है। क्यों मुख्तलिफ होती है? क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सेल के ऊपर, कि सेल कौन सा है, उसकी कितनी डिमांड है। जैसे कि एलजी
के अंदर सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। फ्रोग सेल, फ्रोग एग, जिसने एग ने पूरा एक इंडिविजुअल बनना होता है, तो एग को एटीपी की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया 10,000 होते हैं। वर्टिब्रा सेल, हमारे अंदर हम वर्टिब्रेट हैं, तो मसल सेल हैं, ब्रेन सेल हैं, नर्व सेल्स हैं, तो यानी कि ये तमाम सेल के अंदर, एक सेल के अंदर 500 से 1000 पर सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यानी कि इतनी डिमांड होती है एटीपी की इन सेल के अंदर, जिसके हर सेल के अंदर 500 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। ये तो थोड़ी सी होगी इंफॉर्मेशन, नंबर, साइज, उसकी शेप, उसकी डिस्कवरी और थोड़ा सी इंफॉर्मेशन और उसकी एटमोलॉजी। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये स्ट्रक्चर किस बेस पर है ये आप जरूर लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, क्योंकि इसकी मैग्नीफाई पावर ज्यादा होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया सेल के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर था वो हमें 2 मेम्ब्रेनियस में मिला, यानी कि एक मेम्ब्रेन बाहर है और एक मेम्ब्रेन अंदर है। ये मैं जस्ट आपको सिंपल सा बना के दिखा रहा हूं। उसके अंदर उसका मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है, ये इनर स्पेस के दोनों स्पेस मेम्ब्रेन के दरमियान मटेरियल है। तो यानी कि इन्हें एक स्ट्रक्चर मिला कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस है, इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे ये कहा जाता है, इसे कहता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि स्मूथ होती है, बिल्कुल आपको स्मूथ नजर आ रही है, कोई इसके अंदर कर्व नजर नहीं आ रही, कोई चीज मुड़ी हुई इनफोल्डिंग नजर नहीं आ रही। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन फॉर्म इनफोल्ड। अब ये अंदर वाली मेम्ब्रेन में आपको सिंपली बना के दिखा देता हूं। ये इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड होती है, यानी कि इस तरह ये फोल्ड होती है, ये इस तरह फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर, ये आउटर हो गई जो कि बिल्कुल स्मूथ नजर आ रही है आपको, और ये इनर मेम्ब्रेन है जो आपको फोल्डिंग में नजर आ रही है। तो इसलिए इसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर फोल्डिंग होती है। और इस फोल्डिंग के अंदर ये जो अंदर मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर नीचे ऑलरेडी मेंशन है। क्रिस्टी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होती है? अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखें तो इनर मेम्ब्रेन पहले मैंने ऐसे दिखाई, फिर मैंने आपको अंदर इनफोल्डिंग करके दिखाया ऐसे। तो ये इनफोल्डिंग जो हुई है इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये ऐसे इनफोल्डिंग हुई, इस तरह इनफोल्डिंग हुई, ये इस तरह इनफोल्डिंग हो रही है। ये इनफोल्डिंग जो बेसिकली क्या है, ये इनफोल्डिंग क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इनर फोल्डिंग ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ फोल्ड होगी। इन फोल्डिंग को, जैसे ये फोल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये फोल्डिंग आपको नजर आ रही है, फोल्डिंग नजर आ रही है, फोल्डिंग, सब फोल्डिंग आपको नजर आ रही है। तो बेसिकली फोल्डिंग क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है, जो कि लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है, सेकंड चैप्टर में। एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी एंजाइम एंड एफ पार्टिकल्स, यानी कि इसके अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है, इसके अंदर कई एंजाइम होते हैं, और इसके जो फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग पर इस तरह के एक F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर लगा होता है इनके अंदर वाली साइड पर, इसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अभी हम F1 पार्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टी, जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम भी नजर आ रहा है, जो इनर सरफेस है अंदर वाली साइड पर क्रिस्टी के, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स हैज नोब लाइक। अब नोब लाइक क्या होता है? लॉलीपॉप की तरह, लॉलीपॉप की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स हैं। अब पहले हम डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं,
ताकि हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ जाए। ये आपके सामने एक माइटोकॉन्ड्रिया शो किया गया है, जिसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है बिल्कुल स्मूथ है, जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैंने इन शॉर्ट करके लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। उसके बाद जो अंदर वाली है उसे कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये जो फोल्डिंग हुई हुई है इसे कहते हैं क्रिस्टी। और ये जो आपको अंदर लॉलीपॉप जैसे नोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं F1 पार्टिकल्स। अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं F1 पार्टिकल्स को। और इसके अंदर जो आपको ये इस तरह मटेरियल नजर आ रहा है, ये अंदर जो मटेरियल नजर आ रहा है इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसके अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है और ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं, आउटर और इनर। ये आउटर है, ये इनर, इनके दरमियान जो ये आपको जगह नजर आ रही है इसको हम स्पेस कहते हैं। आउटर कंपार्टमेंट, स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इसे हम नाम देते हैं। तो ये बेसिकली ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम इस एक हिस्से को निकालकर हम देखते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसे हम कह देते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन ये इनके दोनों के दरमियान स्पेस है जिसे कंपार्टमेंट कहते हैं। इसके अंदर जो है ये सारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स। अब हमने पढ़ना है इसी के बारे में, F1 पार्टिकल्स के। अब मिसाल के तौर पर मैं एक आपको इस तरह का इसको निकाल के दिखाता हूं बाहर। ये आपके सामने एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। यहां पर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। यहां पे लिखा हुआ है इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टी इज इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज नोब लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक लॉलीपॉप की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये होता कैसे, ये बनता कैसे, पहले हम देख लेते हैं, फिर हम डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। ये आपने डायग्राम बना लेनी है, बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी इसकी सिंथेसिस देखें कि F1 पार्टिकल कैसे बना। देखें ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी बेस है, ये इसकी बेस है जहां से इसने ओरिजिनेट होना है। फिर ये इस तरह बाहर की तरफ आके इस तरह ओरिजिनेट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स। और जो अंदर मौजूद है उसे कहते हैं F0 पार्टिकल्स, क्योंकि वो नजर नहीं आता। जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसकी हमें बेस नजर नहीं आती, यानी कि उसकी बुनियादें हमें नजर नहीं आती। ये F1 पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही वो चीज है जिसने एटीपी बनानी है, क्योंकि इसके पास एंजाइम है एटीपी सिंथेज, जिसका काम है एटीपी बनाना। तो F1 पार्टिकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और F1 क्यों कहा जाता है, F से मुराद फ्रैक्शन, F0 जो बेस है और F1 जो कि नोब लाइक लॉलीपॉप जैसा जिसने एटीपी बनाना है। आफ्टर प्रोसेसिंग इनसाइड द मेम्ब्रेन, जब ये इनसाइड द मेम्ब्रेन प्रोसेस हो जाता है, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रैप्चर, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रैप्चर होती है और उसमें से ये लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, निकलता है बाहर। F1 पार्टिकल कम आउट द सरफेस, ये F1 पार्टिकल सरफेस पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके फंक्शन क्या है, तो F1 पार्टिकल एंजाइम रखता है। वो कौन सा एंजाइम है, जिसे एटीपी सिंथेज कहते हैं। और ये एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है ये बेसिकली क्या करता है, ये F1 पार्टिकल एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनाता है। तो ये इसका फंक्शन है। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये आप F1 पार्टिकल के साथ लिख भी सकते हैं और ये डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया।
ये जो आपको इनर मेम्ब्रेन के अंदर डॉट्स नजर आ रही है, मैट्रिक्स है सारा, और मैट्रिक्स बेस होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। जैसे कि ये मैं आपको दोबारा बना दूं, ये इनर मेम्ब्रेन है, जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर बड़ी तादाद में एंजाइम होते हैं, को एंजाइम होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब पहले समझ लें, यानी कि इसका मतलब यह होता है कि सेल डिवाइड हो या ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, यानी कि नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाता रहता है। सेल डिवाइड हो या ना हो, इसका मतलब यह है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अपनी डिवीजन, अपनी रेप्लिकेशन करता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता रहता है। क्यों बनाता रहता है वो देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डीएनए राइबोसोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी है और राइबोसोम भी। इसका मतलब इसके पास जीन भी है। डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर क्या होगा, राइबोसोम पे जाके वो क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बन जाएगी। तो यानी कि ये अपना पावर हाउस रखता है। इंडिकेट दैट सम प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन देम। राइबोसोम और डीएनए ये चीज इंडिकेट करती है कि इसके अंदर थोड़ी मिकदार में प्रोटीन बनती है। अब ये पूरा 5वें चैप्टर में बात है, इसको कहते हैं सिम्बियोंट हाइपोसिस। ये हम पढ़ेंगे किस तरह ये हुआ, साइंस क्या कहती है इसके बारे में। 5वें चैप्टर में इंशाल्लाह ताला हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये थ्योरी आई, किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए राइबोसोम आया। इट मीन्स न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ द ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन देयर डिवीजन। इसका मतलब यह हुआ कि जो नए माइटोकॉन्ड्रिया है वो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन से बनते हैं। यानी कि सेल डिवाइड हो या ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया ने डिवाइड होते रहना है। उसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। इसके बाद केमिकल कंपोजिशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डबल मेम्ब्रेनियस है, आउटर इनर मेम्ब्रेन मौजूद है, सिमिलर स्ट्रक्चर है अदर मेम्ब्रेन, वैसे ही लिपिड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ डीएनए मौजूद है और कुछ राइबोसोम मौजूद है। इसका मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास अपनी है, इसलिए इसे ऑटोनोमियस ऑर्गेनेली भी कहते हैं कि खुद ब खुद ये अपनी प्रोटीन बना सकता है। इसके पास पूरा एक सेटअप मौजूद है। उसके बाद फंक्शन, आखिरी हिस्सा हमारा, फंक्शन क्या है। पहली बात है कि ये साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पर तोड़ फोड़ का अमल होता है। अब वो तोड़ फोड़ का अमल कहां होता है, मैंने आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, उसके अंदर कई एंजाइम हैं, को एंजाइम है, इनऑर्गेनिक साल्ट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो इट हेल्प, इसी वजह से ये मदद करते हैं वाइटल, यानी कि बहुत अहम मेटाबॉलिक प्रोसेस करवा रहे हैं। बहुत ही अहम मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जिनमें नंबर 1 करप्ट साइकिल है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एरोबिक रेस्पिरेशन है और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। इन तमाम से एनर्जी निकलती है। ये 11 चैप्टर में भी हम इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, ये कि कौन कौन से प्रोसेस है। देखें, यहां पर आप एक सवाल उठा सकते हैं कि सर ये माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों, कि डायरेक्ट एटीपी क्यों नहीं बन जाती। असल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और स्टेबल चीज़ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनको सीरीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन में से गुजारा जाता है। जैसे मैंने अगर रोटी खाई है तो मैंने स्टार्च खाया, स्टार्च पहले टूटेगी ग्लूकोज में, छोटी यूनिट में, ग्लूकोज फिर ग्लाइकोलाइसिस के जरिए, करप्ट साइकिल के जरिए टूटेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन होगा और उससे हमें एटीपी हासिल होगी। एटीपी एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये ज़हन में रखिएगा, अनस्टेबल, और इसलिए फौरन टूटता है। एटीपी फौरन जब एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है और हमें इससे एनर्जी रिलीज होती है। इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और आप सब जानते हैं कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो मैंने आपको थोड़ी सी बात समझाई है
जिसके नतीजे में एज ए रिजल्ट ऑफ विच एनर्जी एक्सट्रैक्टेड, एनर्जी को निकाला जा रहा है ऑर्गेनिक फूड से। अब मैंने आपको समझा दी बात, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड से डायरेक्ट हम क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से मिलकर बनी होती है और ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और ये स्टेबल होते हैं। इनसे फौरन हम एनर्जी नहीं ले सकते, इसलिए इनको सीरीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन में से गुजारा जाता है इस ट्रांसफर इनटू, ताकि एनर्जी हासिल की जाए। वो कौन सा रिच कंपाउंड है? एटीपी। और एटीपी प्रोवाइड करता है एनर्जी ऑन द डिमांड। और जब एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी अनस्टेबल होता है, ये ध्यान में रखिएगा, और इमीडिएटली फौरन टूट जाता है। एटीपी फौरन टूट जाती है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इस तरह हमें एनर्जी हासिल हो जाती है। तो ये है एट द साइट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद पावर हाउस ऑफ सेल, इसे क्यों कहते हैं? कि ये सेल को पावर देता है, एटीपी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को निकालता है, या रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव्ड एनर्जी, इसकी जगह आप रिमूव भी लिख सकते हैं। रिमूव्ड एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट। अब डिफरेंट कंपोनेंट फूड कौन से हैं? हम क्या खाते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम फैट खाते हैं। तो ये बड़े मॉलिक्यूल हैं और ये स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये आसानी से टूटने वाले नहीं होते। इसको तोड़ा जाता है पहले छोटे यूनिट में ही, फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया उस छोटे यूनिट को यानी ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है किसके अंदर? एटीपी के अंदर, फॉर सेल एक्टिविटी, ताकि सेल अपनी परफॉर्म कर सके तमाम एक्टिविटी। मसल सेल अपना काम कर सके, नर्व सेल अपना काम कर सके, रेड ब्लड सेल अपना काम कर सके, यानी कि तमाम सेल। वरना एनर्जी अगर ना हो तो ये कभी भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। द स्पेंट एनर्जी एडीपी इज रीजनरेटेड। अब देखें, जब एटीपी टूटेगी तो ये एडीपी में होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब ये दोबारा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तब दोबारा आपस में जुड़ेंगे तब एटीपी बन जाएगी। यानी कि ये बताया जा रहा है जो एनर्जी खर्च हुई है उससे एडीपी जनरेट हुआ है इनटू यूजेबल एनर्जी एटीपी। क्योंकि एटीपी टूटा है तो एडीपी बना है बाय माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए। सो दीज आर कॉल्ड बाय पावर हाउस, इसलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे कि आपके सामने है, ये एक इक्वेशन शो हो रही है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये आपस में मिले और इन्होंने एनर्जी कहां से ली? फूड से। एंजाइम कौन सा आया यहां पे? एटीपी सिंथेज। ये एंजाइम आया क्योंकि ये F1 पार्टिकल के ऊपर मौजूद था, ठीक है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के साथ लगे हुए हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर है। ये F1 पार्टिकल्स हैं जिनके पास एंजाइम होता है, उसने इसको कन्वर्ट किया एटीपी। और एटीपी एनर्जी रिच कंपाउंड है और अनस्टेबल है। जब भी एनर्जी की डिमांड होगी फौरन टूट कर दोबारा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट। यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी बनाएंगे और जब एटीपी चाहिए होगी तो एटीपी टूट कर दोबारा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा सवाल है। तो ये बेसिकली हमारा एक सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हमने तफसील से डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी डिस्कवरी पढ़ी, शेप पढ़ी, साइज, नंबर, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फिर हमने डायग्राम को डिस्कस किया। उसके बाद स्ट्रक्चर की एक एक चीज़ को डिस्कस करने के बाद हमने इसके फंक्शन को डिस्कस किया। फंक्शन में हमने पावर हाउस ऑफ द सेल और साइट ऑफ द मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया। ये हमारा कंप्लीट एक माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन है। बहुत ही अहम सवाल है, पेपर में अक्सर इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।